नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का इजी साइंस इन हिंदी में स्वागत करता हूं। आज के विषय में रहेगा जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 3, मानव में जनन। मानव में जनन। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। हम लोग मनुष्य हैं, तो हमें ज़रूरी नहीं कि केवल 12th क्लास के ही बच्चे इसे पढ़ें। इसे हर व्यक्ति को जानना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे जो गलत संगत में पड़ जाते हैं और गलत चीज़ें समझते रहते हैं, उनको भी चीज़ें समझनी चाहिए। किस प्रकार से हम अपने शरीर के बारे में भी जानना चाहिए। सारी चीज़ें जो हैं आज जनन, मानव में जनन, जो इसी के बारे में सारी चीज़ें चर्चा होंगी। तो मानव जनन, तो मानव लैंगिक जनन करता है। मानव में कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन होता है और उसके बाद ये तो ना अंडे भी नहीं देते हैं, ये बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए इन्हें जरायुज भी कहा जाता है। जरायुज किन्हें कहा जाता है? जो बच्चे पैदा करते हैं तथा स्तन से दूध पिलाते हैं, उन्हें जरायुज कहा जाता है। तो इसलिए मानव एक सजीव प्रजक अर्थात सजीव को जन्म देने वाला, अर्थात बच्चे को जन्म देने वाला एक लैंगिक जनन करने वाला प्राणी होता है। तो मनुष्य में कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। मनुष्य में लैंगिक जनन होता है और एक जरायुज होता है। जरायुज होता है अर्थात बच्चे पैदा करता है और लैंगिक जनन करता है। तो लैंगिक जनन में 2 जनकों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में 2 जनकों की आवश्यकता होती है। मेल और फीमेल। लैंगिक जनन नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता होती है। नर में नर युग्मक बनता है तथा मादा में मादा युग्मक बनता है। नर युग्मक मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन की क्रिया होने के बाद भ्रूण बनता है। भ्रूण जो है वो नए संतान बनता है। तो इतनी चीज़ें लैंगिक जनन में होती हैं। तो लैंगिक जनन में देखो निषेचन होता है, लेकिन निषेचन से पहले युग्मक तो बनेंगे। तो युग्मक बनते, इसीलिए लैंगिक जनन को आसानी से समझने के लिए लैंगिक जनन को 3 भागों में बांट देते हैं। 3 भागों में। लैंगिक जनन, निषेचन तो होता ही है, लेकिन निषेचन से पहले जो घटनाएं होती हैं तो इसलिए पहले भाग होगा निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना, उसके बाद निषेचन हो जाता है, फिर निषेचन पश्चात घटना। निषेचन पश्चात घटना। निषेचन पूर्व घटना को इंग्लिश में कहेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। यह है फर्टिलाइजेशन। और यह है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। मतलब पहले क्या होगा, निषेचन से पहले जो घटनाएं होंगी उन्हें निषेचन पूर्व घटनाएं कहेंगे। निषेचन पूर्व घटना में क्या क्या होता है कि युग्मक निर्माण, मतलब युग्मक जनन
और युग्मक स्थानांतरण होता है। जब युग्मक स्थानांतरण होता है तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक का स्थानांतरण होता है और नर तथा मादा युग्मक आपस में मिलेंगे तो कौन सी क्रिया होगी? निषेचन की क्रिया होगी। निषेचन क्रिया होने के बाद जब युग्मक आपस में मिलेंगे, निषेचन की क्रिया होगी, तो उसके बाद भ्रूण बनेगा, भ्रूण और युग्मनज बनेगा, युग्मनज भ्रूण बनेगा और भ्रूण से नए संतान की उत्पत्ति होगी। तो इसीलिए इसे 3 चरणों में बांट दिया गया, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्य घटना। निषेचन पूर्व घटना में क्या क्या होता है? निषेचन पूर्व घटना में युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण, युग्मक जनन तथा युग्मक स्थानांतरण होता है। तो युग्मक जनन युग्मक जनन क्या है? युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन। तो युग्मक जनन क्या होगा? तो युग्मक जो जनन कोशिकाओं का जनन, जो जर्म सेल होती हैं, जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन करके, जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करके युग्मक बनाते हैं, जिसे युग्मक जनन कहते हैं। मतलब जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मक का निर्माण करती हैं, जिसे युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन, देखो युग्मक जनन, जनन माने बनाना, युग्मक युग्मक का बनाना। तो जनन कोशिकाएं जर्म सेल अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक का निर्माण करती हैं, जिसे हम युग्मक जनन कहते हैं। अब युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, युग्मक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला हो जाएगा नर युग्मक, दूसरा मादा युग्मक। नर युग्मक में क्या होगा? नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। स्पर्म ओवम। तो नर युग्मक पहले पढ़ेंगे, उसके बाद मादा युग्मक पढ़ेंगे। नर युग्मक जनन, मादा युग्मक जनन। तो उससे पहले नर युग्मक बनने से पहले नर जनन तंत्र को पढ़ना होगा। नर जनन तंत्र को, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो नर जनन तंत्र को भी, नर जनन तंत्र को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। नर जनन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है। ये मुख्य जनन अंग या फिर प्राथमिक जनन अंग, तो इसे कहेंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। उसके बाद दूसरा हो जाएगा सहायक जनन अंग, सहायक जनन अंग या फिर इसे द्वितीयक जनन अंग भी कहते हैं। तो हो जाएगा एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो मुख्य जनन अंग में क्या क्या आता है? तो मुख्य जनन अंग उस अंग को कहते हैं जहां पर युग्मक का निर्माण होता है।
युग्मक के जहाँ पे युग्मक का निर्माण होगा उसे मुख्य जनन अंग कहेंगे। तो नर युग्मक का निर्माण कहाँ पे होता है? वृषण में। वृषण में होता है तो मुख्य जनन अंग क्या हो जाएगा? वृषण हो जाएगा। तो वृषण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सहायक जनन अंग को भी दो भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से? तो सहायक जनन अंग को दो भागों में बांटा गया है, एक सहायक ग्रंथियां और सहायक वाहिकाएं। सहायक ग्रंथियां और सहायक वाहिकाएं। इसको कहेंगे एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी डक्ट। तो सहायक वाहिकाएं क्या हैं? रीट टेस्टिस, इसे रीट टेस्टिस कहेंगे। उसके बाद होगा शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका एक होगा शुक्रवाहिका और होगा शुक्रवाहिनी। और अधिवृषण। रीट टेस्टिस को रीट टेस्टिस कहेंगे। शुक्रवाहिका को वासा एफरेंसिया कहेंगे। शुक्रवाहिका को वासा एफरेंसिया कहेंगे। वासा एफरेंसिया। शुक्रवाहिनी को वास डिफरेंसा। अधिवृषण को क्या कहेंगे? और रीट टेस्टिस। ये हो गई सहायक वाहिकाएं। और सहायक ग्रंथियां में क्या आएंगी? शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, वल्वो यूरेथ्रल। शुक्राशय, वल्वो यूरेथ्रल और प्रोस्टेट। ये तीन ग्रंथियां हो गई और चारे सहायक वाहिकाएं हो गई। तो सबसे पहले मुख्य जनन अंग पढ़ना है। मुख्य जनन अंग में क्या हो जाएगा? वृषण आ जाएगा। उसके बाद सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंग को भी दो भागों में बांट दिया गया है, एक सहायक ग्रंथियां और सहायक वाहिकाएं। सहायक ग्रंथियां में शुक्राशय, वल्वो यूरेथ्रल और प्रोस्टेट ग्रंथियां आती हैं। और सहायक वाहिकाएं में जो हैं वो रीट टेस्टिस, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिनी और अधिवृषण, इतनी चीज़ें आती हैं। तो मुख्य जनन अंग में क्या पढ़ना होगा? वृषण पढ़ना होगा। तो वृषण के बारे में देखेंगे।